अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो ये वीडियो है हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है, जिसके अंदर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने उन लोगों की वीडियोस लाऊंगा जिनको फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये वीडियोस आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यूट्यूब पर आपको पहले कहीं नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह मेरे चैनल पर ही मिलेंगी, क्योंकि जितने भी लोग हैं अभी तक वो ज़्यादातर अपने व्यूज़ के खातिर लोगों की झूठी वीडियोस बना रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग नए काम के अंदर आते हैं जिनको काम की बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और यकीन जाने जितने भी नए लोग काम शुरू करते हैं उनमें से 80 या 85% मैं कह सकता हूँ जिनका नुकसान ही होता है, और वो काम छोड़ के चले जाते हैं अगले साल 2 साल के अंदर। इस वीडियो से बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको समझाना है कि किस किस तरीके से लोगों ने गलतियां करी और आपने उन गलतियां नहीं करनी। आप बजाय उन 80% लोगों को देखने के आप ये ज़रूर देखेंगे जो 20% लोग बचे हुए हैं, वो फिर बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और उनकी फैमिलीज फिर ये काम करती है, यानी कि उनकी जो आगे की नस्ल होती है वो उस काम को आगे लेके चलती है, यानी कि इतना लंबा काम जाता है। जबकि मेजॉरिटी जो है वो 80% लोग भाग जाते हैं। तो ये क्या वजह है इसकी और ये होता है कैसे है, तो इस पे हम लोग इंशाल्लाह आज की वीडियो को शुरू करेंगे। और ये वीडियो जितनी भी होंगी इनमें से किसी एक बंदे का भी नाम इंशाल्लाह यूट्यूब पर नहीं आएगा। तो आज के जिन साहब की हम बात करने वाले, इनका नाम अब्दुल्ला रख लेते हैं। तो सबसे पहले यार इनका जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन 14 से 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इस फार्मिंग के अंदर, तकरीबन 3.5 महीने के अरसे के अंदर। यानी कि इन्होंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी थी उसका सब डूब गया, सिवाय 1 लाख रुपए हाथ में आया, तकरीबन 1.5 लाख रुपए हाथ में आया, और सारा का सारा अमाउंट डूब गया। और ये क्या डूबा, किस तरह डूबा, क्या इनका फार्म था, किस तरीके से इनकी फार्मिंग थी, इस पे हम बात करते हैं। अच्छा, वीडियो मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर आपको वाकई में कुछ सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, और अगर आप सिर्फ मज़े लेने के लिए आए तो आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी ज़रूर होगी बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। और यकीन जाने इस वीडियो की वर्थ कम से कम 14 लाख रुपए, क्योंकि किसी ने 14 लाख रुपए का नुकसान किया है तब जाके ये वीडियो आई है। और आप भी अगर इतने बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं कि ना आपका पैसा ज़ाया हो ना आपका वक्त ज़ाया हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, भले आप पोल्ट्री फार्मिंग में हो या किसी भी फार्मिंग में हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन साहब ने तकरीबन 14-15 लाख रुपए फार्मिंग में इन्वेस्ट किए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ में 1.5 लाख रुपये आया, बाकी सब का सब डूब गया। और किस तरह डूबा ये मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने फार्म शुरू किया तकरीबन मार्च के अंदर, और इन्होंने फ्लॉक डाला तकरीबन 7,000 चूज़ा। और इनका प्लान ये था कि तकरीबन इसको 2 महीने का 2.25 महीने करके सेल आउट कर देंगे। और जो इनका बजट था उस टाइम वो तकरीबन 8 लाख रुपए था। तो इनकी जो मिस्टेक्स है टोटल उनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है इनकी कि इनको बेसिक बिजनेस की इन्फो नहीं थी, और दूसरी मैनेजमेंटल इश्यूज बहुत थे। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। जो बेसिक इनको गलतियाँ थी बिजनेस से रिलेटेड, वो ये थी कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी कि इन्होंने कोई एक टाइम जो सिलेक्ट किया वो गलत करा। मार्च में चूज़ा नहीं डलता। अब हुआ ऐसा कि चूज़ा जो डलता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह डलता है। फॉर एग्जाम्पल, चूज़ा डलता है सर्दियों के लिए, अगर आप मीट पे काम कर रहे हैं, और अगर आप जुलाई में भी चूज़ा डाल रहे हैं तो आप इस हिसाब से डालते हैं कि सर्दियों में ही अंडे के लिए तैयार हो। वरना अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई मीट के लिए डाल रहा है तो वो अगस्त के बाद डालता है, और तकरीबन फरवरी तक उसके सारे के सारे या मार्च तक उसका फ्लॉक सारा सेल आउट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो फरवरी में डाल रहा हो और उसका मार्च से पहले पहले सेल ना हो, क्योंकि वो नुकसान होता है उसके अंदर। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है जो गोल्डन मिश्री की डिमांड होती है वो सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में होती है। गर्मियों में इसकी नॉर्मली बहुत कम डिमांड होती है। और गर्मियों में जिस तरह अगर मीट के काम की आप बात करें, मीट के काम की मैं बात कर रहा हूँ, एग्स की भी कमी होती है वैसे तो, पर अगर आप मीट के काम की बात करें तो तकरीबन 1.5 महीने का 2 महीने का चूज़ा ही पाला जाता है गर्मियों में भी। सर्दियों में तकरीबन ऐसा होता है कि माल का वजन 3.5 महीने 3 महीने के अंदर किलो सवा किलो का करके बेचा जाता है, तकरीबन 1.5 किलो का मुर्गा भी बेचा जाता है। बट गर्मियों में जो ज़्यादा से ज़्यादा वेट किया जाता है वो 300-400 ग्राम 500 ग्राम, बहुत तीर माल लिया तो, क्योंकि इससे बड़ा बट बिकता नहीं है। और ये मैं अपने कोर्स में आपको बता चुका हूँ ये बात कि किस तरीके से आपने कौन सा फ्लॉक किस टाइम पर डालना है। तो हुआ ऐसा कि इन्होंने मार्च में चूज़ा डाला, तो मार्च के अंदर ठंड बहुत थी। ठंड होने की वजह से इनको ब्रूडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ी, और फर्स्ट टाइम ये फार्मिंग कर रहे थे शेड के ऊपर। तो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना आसान नहीं होता। अगर आप नया शेड बना रहे हैं तो आप ये फैक्टर ज़रूर याद रखिएगा कि टेम्परेचर मेंटेन करना आसान काम नहीं है। आपको इसकी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होगी, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो चूज़ा स्टार्टिंग में ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि चूज़ा स्टार्टिंग के अंदर ही डिस्टर्ब हो गया, जिससे बहुत ज़्यादा मोटेलिटी हुई, और शुरू में ही चूज़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। पर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने के बाद इनका चूज़ा सही हो गया था। फिर दूसरी गलती जो उन्होंने बेसिक करी वो ये करी कि इन्होंने एक्सपेंस बहुत करे। हर चीज़ के ऊपर बेतुके एक्सपेंस जितने भी थे ना काम, यानी कि फॉर एग्जांपल काम से रिलेटेड जो दूसरे शशके जिसे हम कहते हैं, इन्होंने शशकों में पैसा बहुत बर्बाद करा। और
क्योंकि बहुत ज़्यादा तो लोग इस फार्मिंग में आते हैं, उनको नहीं पता होता ये काम किस तरीके से होना होता है। बस ये लोगों को देख के इंटरेस्टेड होकर आ जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बेतुके किस्म के एक्सपेंस कर रहे होते हैं। और अब बात करें अगर मैनेजमेंटल इश्यूज़ की, तो सबसे पहला जो इनका इशू था वो था वैक्सीन का। इनको वैक्सीन का नहीं पता था। अब हुआ ऐसा कि इन्होंने कहा कि जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ शुरू में ही कि मार्च के अंदर चूज़ा नहीं डलता। तो हुआ ऐसा कि जब इनका चूज़ा 2 महीने का हुआ, तकरीबन जुलाई के स्टार्ट के अंदर, तो इन्होंने सेल करने की कोशिश करी, पर चूज़ा उस रेट में सेल नहीं हो रहा था जो इनकी कॉस्ट आई थी। तो क्योंकि इनकी एक तो मोटेलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर दूसरा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा रख के बेचते हैं, क्या पता मार्केट अच्छी हो जाए। पर ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर जुलाई में मार्केट थोड़ी सी ख़राब है तो अगस्त में और ख़राब होगी, और जून जुलाई अगस्त ये थोड़े तीनों महीने बहुत गंदे गुजरते हैं, इसमें मार्केट मज़ीद मज़ीद गिरती है, अच्छी तो होती ही नहीं है। तो एक गलती इनकी ये थी। अब 2 महीने का चूज़ा करके इन्होंने सोचा कि हम 3 साढ़े 3 महीने करके बेचेंगे, यानी कि प्लान 2 महीने का था। पर हुआ ऐसा कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा बड़ा करके बेचें, तो तकरीबन तकरीबन इसको ये 3.5 महीने के ऊपर ले गए, जिसकी वजह से इनका सारा वैक्सीनेशन का शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ। यानी जो इनको वैक्सीन करनी चाहिए थी 3 महीने की सारी वो मिस हो गई। इन्होंने सिर्फ 2 महीने के हिसाब से वैक्सीन करी। दूसरी जो सबसे बड़ा इशू आया, इनके पास कैश ख़त्म हो गया। कैश 8 लाख रुपए था, पर जैसे ही तीसरा मंथ शुरू हुआ तो तकरीबन कैश की और ज़रूरत पड़ गई, और तकरीबन तकरीबन 14 लाख रुपए इनको इन्वेस्ट करने पड़ गए, जबकि इनका ये बजट था भी नहीं। और जैसे बात है, ये फाइनेंस कहीं ना कहीं से इन्होंने अरेंज किए होंगे। दूसरी गलती जो इन्होंने करी, इन्होंने लोगों के बातों में आके फीड को बार बार चेंज किया। तो ये बात मैं आपको कोर्स के अंदर भी बता चुका हूँ कि किस एज के अंदर कौन सी फीड दी जाती है चूज़े को। अब होता ऐसा है कि लोगों की बातों में आके फीड कभी ये वाली इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कोई दूसरी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी तीसरी कंपनी के इस्तेमाल कर लेते हैं। यकीन जाने इससे चूज़े को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, चूज़े पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपको शुरू में एक फीड सेलेक्ट करनी चाहिए जो क्वालिटी के अंदर और रेट के अंदर परफेक्ट हो, और उसके बाद उसी को ही कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, फीड बदलते रहेंगे, तो आपके चूज़े की ग्रोथ डिस्टर्ब होगी। तीसरी बात, इन्होंने जो फार्म की लोकेशन रखी थी वो बिल्कुल गलत रखी थी। फार्म की लोकेशन कभी भी ऐसी नहीं रखी जाती। फार्म, मैंने आपको जैसे कोर्स में भी बताया कि लोकेशन आपकी ऐसी हो जहाँ पे आसपास कोई फार्म ना हो, तकरीबन 3 किलोमीटर तक। अब हुआ ऐसा कि जो बराबर वाले शेड में बीमारी आई, वही बीमारी इनके पास भी आ गई, और उसकी वजह से इतने ज़्यादा इनको हर वक्त परेशानियां सामने रहे कि फॉर एग्जांपल अगर सामने वाले के फार्म में एंडी आ रही है तो इनके शेड में भी एंडी आ रही है, उसके पीछे वाले शेड में भी एंडी आ रही है। जब आसपास शेड होंगे, भले वो 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हों, पर अफेक्ट आएगा। सब रेकमेंड किया जाता है कम से कम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, अगर 5 किलोमीटर का नहीं है तो कम से कम 3 किलोमीटर का तो हो ही हो। अगर इससे कम रेंज में फार्म होगा तो यकीन जाने बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चौथी जो मिस्टेक करी, और मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की कोशिश करी। देखें, ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी ईजी नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू जो एक नॉर्मल फार्मिंग हम करते हैं जिसमें हम फीड पे बट पालते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग वही कर सकता है जिसको फीड पे बट पालने का आइडिया हो। अच्छा कैसे? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप ये सोचते हो यार मैंने 10 चूज़े बचपन में पाले थे और वो पल गए थे, वो 10 चूज़े थे। यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा फ्लॉक है। आपको फ्लॉक के अंदर सबका वज़न बराबर मेंटेन रखना है, सबकी ग्रोथ आपने अच्छी करनी है। आपने उनको इस तरह रखना है कि वो आपको अंडे दें। ऐसा ना हो कि वो बचपन में बेचारे न्यूट्रिशन उनमें कम हो जाए और उनका इसका शिकार हो जाए वो, और उनका वज़न इतना बढ़ ना सके या इतनी कमज़ोरी आ जाए उनके अंदर कि वो वज़न भी ना बढ़ाएं और फीड भी खाएं और अंडे भी आपको टाइम पे ना दें। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। इन्होंने अजोला किया, लूसन डाला, सब्जियां मार्केट से लाके डाली, उसके अलावा हाइड्रोपोनिक भी किया। ये सारी चीज़ें नेट पे देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं कि यार ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर इन सब चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और हुआ ऐसा कि सबसे जो इनका बेड़ा गर्क जो मेन चीज़ ने किया वो करा हाइड्रोपोनिक ने। हाइड्रोपोनिक अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसी फीड होती है, फॉर एग्जांपल गंदम को हम 8-10 दिन के अंदर इस तरह ग्रो करते हैं कि इसके जो पौधे होते हैं वो अपना 10 दिन तक का गुना वज़न बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद ये बट को दिया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर तरीके से दिया जाए। पर वही बात, जब इनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो शुरू में तो सही काम किया उसने, पर जब उसमें 2-3 दफ़ा फंगस लगा, क्योंकि ये बात तो उनके अपने मुँह से मुझे पता लगी कि यार फंगस आ रहा था हमारे हाइड्रोपोनिक में। तो जब फंगस लगा और फंगस वाला इन्होंने हाइड्रोपोनिक बना हुआ चूज़े को दिया या मुर्गी को दिया, तो उसका लीवर ऑटोमेटिकली ख़राब होना है। उसके लीवर पे कोई ना कोई ख़तरनाक किस्म का इफ़ेक्ट होना ही होना है। और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान इनको हुआ कि अगर लीवर ख़राब होगा तो कोई ना कोई बीमारी आएगी, और एक दफ़ा कोई बीमारी आ गई तो उसके बाद इम्यून सिस्टम डाउन होगा और बहुत सारी बीमारियों का आने का ख़तरा होगा। तो इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। शुरू में हल्का सा लीवर ख़राब हुआ जो हल्के से मेडिसिन के बाद सही हो गया, पर बट की जो इम्यूनिटी थी उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो फिर हुआ ऐसा कि इनके पास नज़ला आया। अब फार्मिंग तो पहली दफ़ा कर रहे थे ये लोग भी,
तो अंदाज़ा था नहीं कि नज़ले का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देखी, किसी ने कहा ऐसे कर लो, किसी ने कहा ये वाली मेडिसिन दे दो, किसी ने कहा ये वाली मेडिसिन दे दो। अब ये करते ही कराते तकरीबन 15-20 दिन के अंदर चूज़े को बहुत सारी डिफरेंट किस्म की मेडिसिन दे दी और उससे फ़र्क नहीं पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता जो नज़ले का मसला था वो सांस के मसले में तब्दील हो गया। अब यहाँ पे इनको ख्याल आया कि क्यों ना हम किसी डॉक्टर से बात की जाए। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर जो थे, आपको मैं बता दूं कि जितने भी डॉक्टर हैं तकरीबन इसमें से 80% ऐसे हैं जो सिर्फ खुद पोस्टमार्टम करके जज कर लेते हैं कि बट को मसला क्या है। जबकि अगर आप किसी भी अगर अपने बट को ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो तकरीबन 3 मेथड ऐसे होते हैं जिससे आप अपने बट का कंफर्म कराओ कि इसमें कौन सा वायरस है। आप उसका लैब टेस्ट कराओ ब्लड का, उसका आप बैक्टीरियल टेस्ट करवाओ, उसका आप टाइटर टेस्ट करवाओ, फिर उसके बाद आप उसका सेंसिटिविटी टेस्ट कराओ। ये सारे के सारे पोल्ट्री लैब से ही होते हैं। इससे पता लगता है कि आपके बट के अंदर कौन सा बैक्टीरिया इस वक्त प्रेजेंट है। वायरस को आइसोलेट करवाओ, आपको पता लगेगा कौन सा वायरस इसमें इस वक्त है। और उसके बाद जो सेंसिटिविटी टेस्ट से आपको पता लगेगा कि आपके बट को मेडिसिन असल में देनी कौन सी चाहिए, कौन सी मेडिसिन है जो उसके ऊपर अफेक्ट करेगी। अब डॉक्टर ने ऐसा किया कि डॉक्टर ने सिंपली इनसे 500-1000 रुपये अपनी फ़ीस ली होगी और उसके बाद एक ऐसी मेडिसिन रेकमेंड कर दी जो जिस पे उनको कमीशन मिलता था। क्योंकि तकरीबन हर डॉक्टर हो, चाहे इंसानों का हो या जानवरों का हो, इन सब कमीशन के ऊपर ये लोग काम करते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का नुकसान हो या फ़ायदा हो, इनका अपना कमीशन बन गया बस बहुत है। तो डॉक्टर साहब ने भी इनके साथ ऐसे ही किया और इनको इस तरह की मेडिसिन देते गए तकरीबन 2 लाख रुपए की तो उनको डॉक्टर ने मेडिसिन ही दी। और जो 7,000 का फ्लॉक था वो कर करा के 2,500 पे पहुंच गया। जब 2,500 पे पहुंच गया और इतना बुरा इसके साथ हाल हुआ कि डेली की मोर्टेलिटी 150-200 थी। जब मैं गया तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा मायूसी फील हुई कि यार ये तो गलत हो रहा है सच में। तो मैंने इनसे पूछा कि यार मैंने कहा अभी तक आपने बट को रखा हुआ क्यों है। तो इन्होंने कहा कि यार हम सोच रहे थे इसको अंडे पे ले जाएंगे, अभी नुकसान में बेचने का क्या फ़ायदा। तो खैर मैंने उनको ये बात कही नहीं उस टाइम, क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं उस टाइम पे कि इसको हम अंडे पे ले जाते हैं तो अगर मई में चूज़ा आया तो अंडों पे कब आएगा, अगस्त के अंदर। बात तो वहीं आ गई। मार्च में आया तो तकरीबन अगस्त सितंबर में आएगा। अगस्त सितंबर में तो अंडा इतना नहीं बिकता। दूसरी बात जो मैं कोर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर चूज़े में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाएँ तो वो चूज़ा अच्छी प्रोडक्शन के ऊपर कभी भी नहीं आता। तो एक इनकी सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि इन्होंने ऐसा चूज़ा अपने पास रखा जिसके अंदर इतनी बीमारियाँ आ रही थी, उसके बावजूद भी ये सोच रहे थे कि उसको हम अंडे पे ले जाएंगे, क्योंकि कुछ बट अंडों पर आएगा, कुछ में कोई मसला आएगा, कुछ में कोई मसला आएगा। तो इसलिए वो बट कभी भी अंडे के लिए रेकमेंड नहीं होता जिसमें इतनी बीमारियाँ आ जाएँ। तो तकरीबन उस टाइम मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए बेचो वरना बहुत परेशान हो जाओगे आप। तो इन्होंने उस सारे के सारे फ्लॉक को सेल आउट किया। तकरीबन 2,500 का फ्लॉक था, डेली की 150-200 मोर्टेलिटी हो रही थी। रमज़ान के दिन थे और जब सेल करने की कोशिश करी तो कोई लेने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से रमज़ान, फिर माल डिस्टर्ब। तो जो माल इनको तकरीबन 340-350 रुपये पर केजी में तैयार हुआ था वो माल इन्होंने मजबूरन 180 रुपये पे क्रेडिट पे बेचना शुरू किया। यानी कि उधार पे माल दिया ऐसे आड़तियों को जो पहले तो कोई माल ही नहीं उठा रहा था, क्योंकि यार इतना सीज़न इतना ऑफ हुआ है, मार्केटें लग नहीं रही, गर्मी है, ऊपर से रमज़ान है, सब काम स्लो हुए हुए थे। तो इस चक्कर में इन्होंने उधार में माल दिया कि चलो पैसे मिल जाएंगे। और यकीन जाने 2,80,000 या 2,70,000 जहाँ तक का मुझे याद पड़ता है, वो सारा का सारा अमाउंट इनका फंस गया। वो आज तक नहीं मिला। जिनको माल दिया था उन्होंने कहा यार मर गया, हम क्या कर सकते हैं, और अब हम पैसे नहीं दे पा रहे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि मैं पुलिस केस कर देता हूँ। वो पुलिस के पास उन्होंने यानी जब केस करने का सोचा तो फिर पुलिस वालों ने भी उनको यही मशवरा दिया कि भाई ये कुछ भी नहीं देंगे, ये बहुत लड़ाई लड़ाई करने के बाद आपको यही पता लगेगा कि 3-4 हज़ार रुपये महीना करके आपको दे रहे हैं। तो और वो भी डंडियाँ मारेंगे बीच में, क्योंकि खुद इनके पास वाकई में नहीं है। तो जानबूझकर उन्होंने उनके पैसे दबा लिए और जो बचा कुचा माल था उसमें जो इनके साथ हुआ, जो पैसे इनके हाथ में आए, इनके पार्टनरशिप के साथ बड़ा गलत हुआ। यानी कि इनके जो पार्टनर्स थे, एक तो इस पार्टनर भी बड़ा ख़तरनाक किस्म का फैक्टर है अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूँ। पहले मैं इस वाली बात को मुकम्मल करता हूँ कि हुआ ऐसा कि इनके जो पार्टनर थे उनमें से एक ने कहा कि यार ये पैसे जो है ना तकरीबन जो 1,70,000 रुपये आ रहे हैं ये तुम मेरे अकाउंट में भी डाल दो। तो उसने कहा ठीक है, कोई मसला ही नहीं, खैर है। जब उसने 1,70,000 रुपये उसके अकाउंट में डाले तो उस बंदे ने वो पैसे ही दबा लिए। यानी कि 3 पार्टनर थे जिसमें से एक पार्टनर ने 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख रुपये तकरीबन दबा लिए। और जब उसने कहा कि यार ये मेरे पैसे तो दो, यानी कि जब किताब होने लगा कि तीनों का जब नुकसान आया, क्योंकि एक बंदे की इन्वेस्टमेंट 5-6 लाख रुपए की थी, एक की भी इतनी थी, दूसरे की भी इतनी थी, दूसरे की काफ़ी कम थी, तीसरे की सॉरी। तो उसने जब कहा कि यार अब तो नुकसान हो चुका है तो क्यों ना इसको हम प्रॉपर करके डिवाइड करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब जो मज़ीद पैसा आएगा ना, जो 2,70,000 रुपये हमारे फंसे हुए हैं, तो उसमें से तुम ले लेना। तो इन्होंने इस तरह करा और इनके एक पार्टनर इस तरह लेके पैसे निकल गया। दूसरा पार्टनर भी जो हाथ लगा वो 30-40 हज़ार रुपये लेके निकल गया। जो तीसरा पार्टनर था उसके हाथ में 3 डबाड़ा ही आया जो वो अपने पास लेके गया।
तो इनकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी यार, इन्होंने पार्टनरशिप करी। पार्टनरशिप कतन मिस्टेक नहीं है, बट पार्टनर जो होने चाहिए कम से कम 2 होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। 3 होंगे तो बहुत ज़्यादा जो ना ग्रुप बन जाएंगे, कभी 2 का ग्रुप बनेगा तो या फिर कभी एक इधर होगा, 2 उस तरफ होंगे, इस तरह के ग्रुप बनते रहेंगे। और जिससे नुकसान ये होगा कि अगर आपके आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपका काम, सबसे बड़ी बात, आपके काम पर ही अफेक्ट होगा। तीसरी बात जिन्होंने पार्टनरशिप में गलती करी मेरे नज़दीक, वो ये कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो किसी के साथ भी, तो आपने सबसे पहले एक पेपर पे अपने और उसके सामने चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटीज़ होंगी, ये मेरी ड्यूटीज़ होंगी। अगर हमें नुकसान होता है तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, और जो नुकसान के अंदर जो सामान होगा उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, जो प्रॉफिट के अंदर सामान होगा उसको इस तरह से डिवाइड किया जाएगा अगर हम काम ख़त्म करते हैं। क्योंकि होता है ऐसा है कि जितने भी लोग काम शुरू करते हैं उन सबको सिर्फ यही लगता है कि यार हम काम शुरू करेंगे, प्रॉफिट आएगा, आपस में शेयर होगा, नुकसान का कोई आपस में फैसला ही नहीं करता कि नुकसान होने पे क्या होगा, उस टाइम पे हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। तो ये गलती थी इनकी। इस चक्कर में इनको सबसे बड़ा नुकसान ही ये हुआ कि जैसे ही वो हुआ, अमाउंट हाथ में आया तो सब लोग कोई कुछ लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है। तो इस तरह तो काम नहीं होता। और तीसरा एक और गलती जो पार्टनरशिप के अंदर होती है, इंशाल्लाह मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, क्योंकि मैं 4 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ और मैंने 3-4 फार्मिंग पार्टनरशिप्स करी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सही एवरेज अच्छा रिजल्ट भी आया, बुरा भी आया, दोनों चीज़ें सीखी। तो अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, ये मेरी ड्यूटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल तुम जो हो, तुम एक्सपेंस संभालोगे, तुम खरीदो फरोख्त करोगे और तुम मार्केट का ख्याल रखोगे, तुमने फीड लानी है, ये सारे काम लाने। और मेरा काम है कि मैं बर्ड को संभालूंगा, बर्ड की हेल्थ का ख्याल रखूँगा, मैं बर्ड की एज का ग्रोथ का ख्याल रखूँगा, मैं बर्ड को बीमारियों से बचाऊँगा, और मैं किस तरीके से मैंने उसकी मैनेजमेंट करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं सोचूंगा। और फिर जो बची कुछ चीज़ें होंगी वो हम बैठ के आपस में बात करेंगे। पर यहाँ पे इसका बिल्कुल उलट होता है। अगर कोई फार्मिंग करता है तो होता ऐसा है कि वो एक बंदा फाइनेंस भी संभाल रहा है, एक बंदा फार्मिंग भी संभाल रहा है। अब डिपार्टमेंट ना होने की वजह से होता ऐसा है कि एक बंदा उसकी फील्ड में भी टांगा डाल रहा है और अपनी फील्ड में भी, और वो सामने वाला भी ऐसे कर रहा है, तो एक गुच्छम गुच्छा बन जाता है, डिसीजन बार बार ख़राब होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको फील्ड की नॉलेज है, वो कहता है यार ये वाली वैक्सीन करानी चाहिए। दूसरे बंदे का उसको कोई आइडिया नहीं है, पर वो कहता है ये नहीं, ये करवाओ, क्योंकि उसने एक दफ़ा यूट्यूब वीडियो के अंदर ये देखा था। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका काम ख़राब हो जाएगा, आपके काम में से बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना कि फ़ायदा ही नहीं होगा करने का आपको, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद एक गलती जो उन्होंने ये करी कि रजिस्टर नहीं बनाया। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो या कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, वीडियो लंबी हो रही है पर मैं इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो आपने एक अपना जो अकाउंट्स का रजिस्टर बना के रखना है, जिसमें अंदर आप एक एक चीज़ लिखोगे। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब फॉर्म ख़त्म हो तो किसी के दिल में ये ना आए कि यार इसने ये पैसे मार लिए, इसने ये कर लिया, क्योंकि इंसान है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला फ़रिश्ता है, वो आपके बारे में ये नहीं सोचेगा। 80% मैं कह सकता हूँ कि सामने वाला सोचता है, 80% नहीं तो 60% तो हम इसको रखते हैं ना, कि सामने वाला सोचता है कि यार इसने कोई ना कोई डंडी मारी है। तो आप लोगों को अकाउंट्स का एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। आप जो भी फार्मिंग कर रहा है, भले आप किसी के साथ नहीं भी कर रहे, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर खुदा न करे नुकसान हो तो आप तरीके से चीज़ें डिवाइड कर सकते हो, आपको मालूम हो कि यार कहाँ पे कितना पैसा लगा है। और सबसे बड़ी बात, बिज़नेस की जो मॉनिटरिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो ये एक तकरीबन इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर समझाई हैं, जिससे आपको आइडिया हुआ होगा कि यार किन किन गलतियों से इन्होंने, किन किन वजह से इनको इतना नुकसान हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। और हम लोगों ने इन चीज़ों को ही मद्देनज़र रखते हुए कोर्स बनाया है पोल्ट्री का। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इतने बड़े बड़े नुकसान ना हो और आप जो भी बिज़नेस प्लान कर रहे हो वो एक दफ़ा आप किसी से मशवरा करके कर लें, तो आप वो कोर्स ज़रूर परचेज़ करें, जिसके अंदर आपको एक बिज़नेस कंसल्टेशन ऑफ़र मिलती है फ्री। उसके अलावा आपको एक कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलता है पोल्ट्री का, जिससे आपको पता लगेगा कि पोल्ट्री फार्मिंग होती कैसे है। और तीसरा, आपको ऐसी बुक्स मिलेंगी पोल्ट्री की आपके एड्रेस के ऊपर, जिससे आप पोल्ट्री की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तकरीबन 1 महीने के अंदर, यकीन जाने मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस और लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट उस कोर्स के अंदर मैंने डाला है। तो अगर आप चाहते हैं तो उस कोर्स को भी आप परचेज़ कर सकते हैं। नंबर मेरा आपको नीचे व्हाट्सएप का मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।